स्टडी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, जिसे इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट है साधन आय, जिसे अर्जित आय भी बोलते हैं और कारक आय भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो चलिए जानेंगे साधन आय क्या होती है। वह आय जो किसी कार्य करने के पश्चात मतलब कार्य करने के बाद या उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बदले साधन भुगतान के रूप में प्राप्त होती है, उसे साधन आय कहते हैं। मतलब कि हम जब कोई कार्य करते हैं उसके बदले में हमें पेमेंट मिलती है ना, सैलरी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, साधन आय। आ गया समझ में? एग्जाम्पल: वेतन, मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ। आगे चलते हैं। गैर साधन आय, गैर साधन जिसे हस्तांतरण आय भी बोलते हैं और एक पक्षीय आय भी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गैर साधन आय क्या होती है। उत्पादन प्रक्रिया में योगदान दिए बगैर मतलब कोई कार्य करे बगैर जो भुगतान प्राप्त होते हैं उन्हें गैर साधन आय कहा जाता है। बिना काम करे जो हमें पेमेंट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, गैर साधन आय कहते हैं। एग्जाम्पल: छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक सहायता, दान, उपहार आदि। ये सब चीज़ें हमें बिना कार्य करे मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, नोट करना है, सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, मतलब देश की आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह साधन सेवाओं का प्रतिफल नहीं है। सेवाओं का प्रतिफल मतलब सेवा नहीं दे रहे, हम कोई काम नहीं कर रहे, उसके बदले में जो प्रतिफल मिलेगा हमें, तो ये डायरेक्ट बिना कार्य करे ही मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे साधन आय कहते हैं। और नेक्स्ट अपोजिट इसके देख लीजिए हस्तांतरण आय। वह आय जो उत्पादन प्रक्रिया में बिना किसी योगदान दिए प्राप्त होती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। चलिए इसके नीचे देखिए, साधन आय को घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय दोनों में शामिल किया जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि ये हमें राष्ट्रीय आय को इंक्रीमेंट करती है, साधन आय। जैसे कि हमने कार्य योगदान दिया तो हमारे देश की आय बढ़ रही है, तो ये देश में शामिल करी जाएगी। और हस्तांतरण आय ना तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है और ना ही घरेलू आय में। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें हम कोई योगदान नहीं देते, हमें बिना कार्य करे पैसा मिल जाता है। आगे चलते हैं। यह एक अर्जित अवधारणा है जो उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बाद प्राप्त होती है। यह एक ऐसी अर्जित अवधारणा मतलब प्राप्त, ये प्राप्त करने की एक ऐसी अवधारणा है, पेमेंट प्राप्त करने की, जो कार्य करने के बाद मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये ऐसी अवधारणा है, ये एक पक्षीय अवधारणा है, मतलब एक साइड का बंदा केवल काम कर रहा है, वो पेमेंट दिए जा रहा है, हम कोई उसमें मेहनत नहीं कर रहे, उसके लिए कार्य नहीं कर रहे। इसको प्राप्त करने वाले उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। सामान्यतः इसे सरकार या परिवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण: किराया, वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ
और छात्रवृत्ति, वृद्ध अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सामान्य निवासी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सामान्य निवासी। तो जान लेते हैं सामान्य निवासी होता क्या है। एक देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो सामान्यतः किसी देश में निवास करता है। निवास मतलब वहाँ पर रहता है और उसका आर्थिक हित भी उसी देश में केंद्रित होता है। आर्थिक हित मतलब वो वहीं पर कमाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी देश में 1 वर्ष की अधिक अवधि से कार्य कर रहा होता है, 1 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य कर रहा होता है, ठीक है, तथा उस व्यक्ति का आर्थिक हित भी उस देश में स्थित होता है, उस व्यक्ति को सामान्य निवासी कहते हैं। एक व्यक्ति के आर्थिक हित से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वह अपने आर्थिक सौदों उसी देश के महत्वपूर्ण पैमाने जिसके द्वारा उसकी आय धन के स्तरों की जांच की जाती है पर संचालित करता है। मतलब कि जो वो इनकम हो रही है वो उसी देश में खर्च कर रहा है। ज़्यादा इनकम वो कहाँ खर्च कर रहा है? उसी देश में जिस देश से कमा रहा है, और उसे 1 साल से ज़्यादा उस देश में काम करते हुए हो जाए टाइम, तो वो क्या क्या कहलाता है? सामान्य निवासी। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं सामान्य निवासियों के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, मतलब क्वालिटी। कैसे आप पता लगाओगे कि ये सामान्य निवासी है? ठीक है, ऊपर आपको लिखा दिख रहा है दूतावास। एम्बेसीज क्या होती हैं? एम्बेसीज आपको पता है, एम्बेसीज हर देश में हर कंट्री अपनी स्थापित करती है। जैसे भारत देश में अदर कंट्रियों की एम्बेसीज होंगी और अदर कंट्री में भारत देश की एम्बेसीज होंगी। एम्बेसीज क्या वर्क करती है बेसिकली? एम्बेसीज में अगर कोई अपने देश का व्यक्ति परेशान होता है या फिर उसे कोई आवश्यकता पड़ती है या उसका वीज़ा ले लिया जाता है या फिर उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है, तो वो अपने देश की एम्बेसी में जाएगा, वहाँ पर अपने आप को प्रूव करेगा कि मैं इंडियन हूँ और मेरा कांटेक्ट मेरे देश से करा दो। तो वो बेसिकली यही काम करती है। ठीक है, सामान्य निवासियों के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। सामान्य निवासियों में व्यक्तिगत तथा संस्थाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक भी हो। नागरिक होना जरूरी नहीं है, बस 1 साल से ज़्यादा काम किया हो और आर्थिक हित वहीं पर हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WHO और IMF जो भारत में कार्यरत हैं, उन्हें भारत के सामान्य निवासियों में शामिल नहीं किया जाएगा। WHO और IMF को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो कोई कंपनी नहीं है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही जो यहीं पर कर रही है, वो तो केवल कर्मचारी रख रही है। ठीक है, परंतु इन संस्थाओं में कार्य कर रहे भारतीयों को सामान्य निवासियों में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो इनको सैलरी मिल रही है वो अपने देश पर ही खर्च कर रहे हैं, देश में ही खर्च कर रहे हैं। तो चलिए अब ये वाला टॉपिक देते हैं। 4th देखिए, निम्न व्यक्ति को सामान्य निवासियों के रूप में शामिल नहीं किया जाता। इन व्यक्तियों को सामान्य निवासी में शामिल नहीं किया जाता। किन व्यक्तियों को? चलिए देखते हैं। वह व्यक्ति जो कहीं छुट्टियां मनाने गए, स्वास्थ्य सेवा कहीं पर अपने इलाज करवाने गए, शिक्षा वर्ग एजुकेशन लेने गए, खेल प्रतियोगिता खेल के कंपटीशन में गए आदि में शामिल होते हैं, वे सामान्य निवासी नहीं होते। ठीक है, किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और मौसमी श्रमिक के भी ये लोग भी सामान्य निवासी नहीं होते। अब देखिए 5th देखिए, निम्न व्यक्ति को सामान्य निवासियों के रूप में शामिल किया जाता है वह नागरिक तथा संस्थाएं जो लंबे समय से हमारे देश में स्थापित है, हमारे देश में लगी हुई हैं और जिनका आर्थिक हित भी इसी देश के लिए है, तो वो क्या है? सामान्य निवासी। ये सामान्य निवासी में शामिल किए जाएंगे। 2nd देखिए, अन्य देशों के नागरिक जो काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में रह रहे हैं तथा जिनका आर्थिक हित यहीं पर सीमित है,
जो यहीं से कमाई करते हैं और यहीं पर ज़्यादातर खर्च करते हैं, वो सामान्य निवासी कहलाएंगे। आगे का यहाँ पर मैंने स्कैन करना भूल गया हूँ, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप ये समझिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो गवर्नमेंट हमें इनडायरेक्ट रूप से लगाती है। जैसे बिक्री कर कोई चीज़ बेचने पे, उत्पादन शुल्क कोई चीज़ बनाने पर जो लगाती है, और मनोरंजन कर, और मनोरंजन जब हम मूवी वूवी देखने जाते हैं उस पर टैक्स लगाती है। तो वो टोटल जब हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अप्रत्यक्ष कर। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि बिक्री कर जो है वो हमारा लगाया गवर्नमेंट ने 2 रुपये, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और उत्पादन शुल्क लगाया 3 रुपये, और मनोरंजन कर कितना लगाया? 5 रुपये, ठीक है। मनोरंजन कर कितना लगा? 5 रुपये। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 10 रुपये। 10 रुपये हुआ, तो हमारा 10 रुपये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, ऊपर वाला शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अगर हमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 10 रुपये, ठीक है। कितने दे रही है? 10 रुपये। शुद्ध, सॉरी 5 रुपये मान लीजिए। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में से, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता मतलब जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है उसे माइनस कर देंगे तो एनआईटी आ जाएगा। देखिए अप्रत्यक्ष कर हमारा कितना आ गया था? 10 माइनस आर्थिक सहायता 5। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना होगा? 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नफ़ीफ़ा। नफ़ीफ़ा ये क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। देखिए, देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय, जो हमारे देश से अलग देश में चले गए हैं पर हैं हमारे देश के व्यक्ति, नागरिक, वो जो कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। और गैर सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित आय के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, नॉर्मली बताता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। देखो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो हमारे देश से लोग गए हैं वो मान लीजिए हमें भेज रहे हैं 1000 रुपीज़। कितने भेज रहे हैं? 1000 नहीं, 100 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 100 रुपीज़ भेज रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ से वो लोग कितने ले जा रहे हैं? कौन? जो उनके कर्मचारी हैं, 50 रुपीज़, ठीक है। तो हमें कितनी हमारी नेट आ रही है? नेट मतलब शुद्ध कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपीज़ आ रही है हमें। इसे ही क्या बोलते हैं? नफ़ीफ़ा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।